नमस्कार साथियों, मैं सीमा यादव। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो शुरू करती हूँ उपन्यास वह अपना चेहरा का भाग 5। वह बिस्किट पर बिस्किट कुतरे जा रहा था, शायद अपने ही किस्से को याद करते हुए। कुतरते वक्त वह बाहर देखता था बड़े ढीलेपन से, और तब सब खामोश उसके मुंह की तरफ देखते थे कि वह कुछ शुरू करे तो बात हो। वहाँ बात भी सिर्फ वही होनी थी जो वह करना चाहता था। बिस्किट खत्म करके वह कुछ तनकर उठा। रम्मी, ये ले जाना, अब नाश्ता नहीं चाहिए, उसने आवाज़ दी और उस आदमी की तरफ मुखातिब हुआ जो नाश्ता और कुर्सी वगैरह लाता रहा था। वह पंजाबी में कुछ बातें करने लगा। वह मेरी ही कोई सहकर्मी रहा होगा। करीब करीब हाथ जोड़े खड़ा था, तब और कुछ गिड़गिड़ाए जा रहा था। शायद तबादले वगैरह की कोई बात थी। मेरा मन अपनी सर्विस और विभाग के लिए शर्म से भर गया। कुछ आश्वासन सा देकर केशव दास ने उसे जल्दी रुखसत कर दिया। फिर वह सलवार कमीज की तरफ मुड़ा। उसे भी दूसरे दिन कार भेजने की आज्ञा देकर रुखसत कर दिया उसने। मुझे अच्छा लगा कि वह मेरा ध्यान रखता है। वह समझ रहा था कि मुझे कुछ बातें अकेले में करनी है। अब मुझे भी चाहिए था कि जहाँ तक हो बातों को वाकई सभ्य ढंग से रखूं, सिर्फ इशारा कर दूं, उसे नंगा ना करूं। सलवार कमीज के जाते ही उसने एक सिगरेट सुलगाई, एक गहरा कस लिया और बिना कहीं और देखे कांपती उंगलियों से एक फ़ोन डायल किया। हाँ, मॉर्निंग बाल, आज क्या खाने का है? अच्छा, जो कुछ भी नौकर बना देगा। आपकी अपनी कोई पसंद भी तो होना चाहिए। इस पसंद को वह कहीं और जोड़ रहा था, तभी एक टेढ़ी मुस्कान उसके दाहिने होंठ के कोने से निकल उसी तरफ के चेहरे पर खिंच गई थी। अब उसकी तरफ से ज़्यादातर हूँ हाँ ही हो रहा था। उधर से एक लंबी कतार थी बात की। वह रस लेते हुए पिघले पिघले सुने जा रहा था। यह भी साफ जाहिर हो चुका था कि दूसरी तरफ रचना थी। मिसेस शर्मा के यहाँ फ़ोन का नहीं था और रचना ही इतनी लंबी बात करती थी। उसने जानबूझकर इसी वक्त फ़ोन किया। मुझे करीब करीब एक फालतू दीवार का कोई बेकार सा हिस्सा समझते हुए वह जो चाहे बातें किए जा रहा था। कैसे रस घोल रहा था। किसी की इस हद तक उपेक्षा कितना बड़ा अपमान हो सकती है। उस कमबख्त को फिल्मों में खलनायक का काम करना चाहिए था। बेकार अफसर की कुर्सी तोड़ रहा था। मेरी नसों में आग जैसी फैलती चली जा रही थी, आगे और आगे। अच्छा कड़ा है। मुझ पर तो कड़ापन नहीं दिखता। शायद मिस्टर गर्ग की बात थी। वह फिर हूँ करने लगा। शायद उसे सिर्फ उधर की आवाज़ सुनने में ही मज़ा आ रहा था। उसके काले होंठ अक्सर मुस्कान के अंदाज में ऊपर गाल की तरफ उठते, तब वह छटा हुआ गुंडा लगता था। बीच बीच में वह कांपती हुई उंगलियों से कस लेता। मैंने देखा कि उसकी गर्दन काफ़ी मोटी और झुर्रियोंदार थी, पर नंगे पैर अब भी कसे हुए और काफ़ी पुख्ता थे। अगर वे सब इसे एक रात घेर लें और अच्छी मरम्मत करें तो कुछ नहीं कर सकेगा। वह रिपोर्ट भी नहीं कर पाएगा। मैं भी ताकत भर घूंसा उसके पेट में जड़ दूंगा। साले की गैस निकल जाएगी। इसने देख लिया तो जरूर किसी न किसी तरह ऑफिस आकर बदला निकालेगा। औरों का तो शायद कुछ कर ना पाए क्योंकि वे दूसरे विभाग में थे। मुझे हिफाजत के लिए पहले ही उसके सर पर बोरा जैसी कोई चीज डाल देनी होगी। बाद में दे मार मुलाकात होगी।
कल तो शाम को सेक्रेटरी के डिनर में जाना है। ठीक है, हाँ, ओके। उसने फ़ोन रख दिया। वह खुश था। यदि मैं ना होता तो शायद ओके के बाद डियर जोड़ता। यह जाहिर हो गया कि यह फ़ोन करने के लिए ही उसने उन दोनों को टरका दिया था, मुझे नहीं खिसकाया, इसलिए कि मुझे तो कुछ समझता ही नहीं और मुझे जताना भी चाहता है कि वह मुझे कुछ नहीं समझता। मेरी उपस्थिति और कमरे में एक मच्छर की उपस्थिति बराबर है उसके लिए। आप नहाएंगे? मैंने पूछा। नहाऊंगा 1 बजे करीब, फिर लस्सी पीकर सो जाऊंगा। अभी तो आपसे बातें हों। वह खुद को आदतन जरूर से ज़्यादा महत्व दे रहा था। वह भर भराकर गिर पड़ेगा क्या? अगर मैं सीधा बता डालूं कि वे आए थे और वे उबल रहे थे, अब यह कभी उस तरफ गया तो, पर बात को कहाँ से शुरू करूं यह सोच रहा था। तभी कमरा झाड़ने वाली उधर आ पहुंची। मैं उठा कि ड्राइंग रूम में बैठा जाए। पीछे पीछे वह भी अपनी तहमत बांधता हुआ कुछ लंगड़ाता सा आया। अच्छा भाई। कमरे में घुसते ही वह बोला। मैं चौंक गया। अभी अभी वह कह रहा था कि आपसे बातें हों, और अब वह खड़ा था इस तरह जैसे बाथरूम जाना चाहता हो। शायद वह कुछ खाकर उठता होगा तो फौरन ही बाथरूम के लिए दरवाज़ा खोलता होगा। इस चिक का रंग उड़ गया। गर्मी के लिए शीशे में रंग करा लें। नहीं, तब 10 बजे से ही हम सारी चिकें गिरा देने से ठंडक रहती है। फिर चिक के ऊपर इधर पर्दे आ जाएंगे। वह फिर सान पर चढ़ रहा था। मेरी बात कहीं खोई जा रही थी। मैं ढूंढकर उसे फायर कर देना चाहता था, भले ही संक्षिप्त रूप में होने से वह उतनी सभ्य न निकले। ओके देन, थैंक्स फॉर कमिंग कहकर उसने हाथ मिलाया और मेरे जाने का इंतजार किए बिना अंदर घुस गया। मैं उसका चेहरा देखता रह गया। जब चेहरा नहीं था तो उस भारी भरकम शरीर को पीछे से देखता रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, मैं अब क्या करूं। वह जादूगर तो नहीं था कि हर कुछ भांप जाता है और उसे पहले से ही काट कर निकल जाता है। मैं तब अपने आप को दुनिया का सबसे बेवकूफ़ आदमी लग रहा था। मेरे लिए उसने यह मौका भी नहीं छोड़ा कि मैं मिसिज केशवदास या रेशमा के पास ही अलग से थोड़ी देर को बैठ सकता। दरअसल मेरा मन भी नहीं था। वह मैं करता तो सिर्फ एक दिखावा के लिए कि केशवदास को मेरा आना जाना दोनों ही सहज दिखाई दे। अब उसकी ज़रूरत नहीं थी। जब वही अपनी तरफ से कुछ उठा नहीं छोड़ता, हर बार ऐसी कोशिश करता कि हमारी घनिष्ठता खत्म दिखाई दे, तो मैं ही क्यों। बाहर निकलते समय बगल में आगे का वह कमरा पड़ा जहां हम थोड़ी देर पहले बैठे हुए थे। अब वहां आकर रेशमा पढ़ने बैठ गई थी। उसकी पीठ खिड़की की तरफ थी। उधर से गुजरते हुए मैंने खिड़की से ही उसके बाल बिखेर दिए पीछे से, बस यूं ही अनायास। उसने पीछे देखकर एक साफ मुस्कान मेरी तरफ फेंकी, चौंकने का सा दिखाया, पर दरअसल वह चौंकी नहीं थी। मैंने हाथ हिलाया और बाहर निकल गया। उसके रूखे बाल अच्छे थे और चेहरा उससे भी ज़्यादा अच्छा। रेशमा को मैंने पहले कभी इतने गौर से नहीं देखा था। वह खूबसूरत लगती थी। नई उम्र की चमक और ताजगी उसके चेहरे पर थी। लंबी वह अवश्य कुछ अतिरिक्त थी, पर वह दोष उसके सलवार कुर्ते में होने से अक्सर छिपा ही रहता था। मैंने उसे गाउन में भी देखा था एक बार, तब उसके तेजी से औरत होने का अनुमान हुआ था। साड़ी में वह पूरी औरत लगती थी। उससे बातें खूब होती थीं, पर ज़्यादातर पढ़ाई साहित्य के इर्द गिर्द ही, इसलिए काफ़ी हद तक मामला औपचारिक रहता था। उस शाम मैंने उसके बालों के उड़ने और उसकी मुस्कान में एक ही बात देखी, अलहड़ता। उसकी वह तस्वीर अगले कई दिनों तक गुदगुदाती रही मुझे। मैं उस तस्वीर का पीछा भी करने लगा।
एक आध बार फ़ोन पर उसे बुलाकर बातें की। मेरा ऐसा अनुमान था कि मेरा उसके लिए ही फ़ोन करना या सिर्फ उसी से बात करना रेशमा को भी अच्छा लगता होगा। अभी तक उस घर में मेरा संबंध केशव दास के मार्फत ही था। वह मेरा बड़ा अफसर और मैं, रेशमा से जो संबंध बन रहा था उसमें हम दोनों ही बराबरी के थे। उसकी परीक्षा का आखिरी दिन था और मैंने उसे परीक्षा भवन के बाहर मिलने को राजी कर लिया था। परीक्षा भवन से निकलते निकलते ही अंधेरा उतर आया था, क्योंकि वे जाड़े के दिन थे। कैसा किया वह बाहर निकली तो मैंने पूछा, ठीक नहीं गया? तुम्हारी आदत है अपने किसी भी काम को कम आंकना। इसी तरह अपने बारे में भी तुम सोचती हो जैसे कि बहुत मामूली हो, छोटी हो। दरअसल तुम नहीं जानती कि तुम क्या हो। वह झेंपी हुई थी। हंसने में उसके जबड़े कुछ बाहर हो आए थे, हमेशा की तरह। ज़्यादा बड़े मशूरे शायद ही किसी पर अच्छे लगते हों, पर वह आकर्षक लगती थी, इसलिए कि उसके दांत काफ़ी सफ़ेद थे। कॉफ़ी पियोगी? थक गई होगी 3 घंटे लगातार लिखते रहने से, और फिर कल भी तो पर्चा था तुम्हारा। नहीं, घर पीऊँगी, मम्मी डैडी इंतज़ार करते होंगे। आओ भी, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। कुछ देर हो भी जाए तो कह देना मैंने रोक लिया था। मैं उसे कुछ अपनी दबंगता दिखाना चाहता था, कुछ तैयार भी था, और आखिर सिर्फ इसी बात पर कोई क्या कर लेगा मेरा। एक तरह से अच्छा ही था कि केशव दास जाने, कम वक्त जानेगा तो कि घुलना क्या होता है। यहाँ कोई अच्छा सा रेस्तरां या पास में नहीं है क्या? हाँ, फाउंटेन है, उसने बताया। जब हम फाउंटेन में घुसे तो मुझे ताज्जुब हुआ। वह एक सड़ियल सी जगह थी, एक अपनी तरह की अजीब उबास लिए हुए। यह ज़रूर था कि वहाँ बहुत कम लोग थे, शायद इसलिए यहाँ लाई होगी। सीटें ऊबड़ खाबड़ थीं और जहाँ कहीं से फटी हुई साफ दिखती थीं। ऊपर भी बैठने की जगह थी तो और भी मैली दिखती थी, पर उस किनारे एक जोड़ा काफ़ी सटा सा बैठा था, अपने आप में खोया हुआ। एक धुर काला लड़का और एक फक सफ़ेद लड़की। शायद यह यूनिवर्सिटी के प्रेम युगलों का रेस्तरां था। हम एक कोने की सीट पर बैठ गए। अब मुझे उसका इस रेस्तरां का चुनना अच्छा लग रहा था। उसका मेरे साथ यहाँ आना, इसके पीछे यह तो झलक हो ही गया कि मेरे साथ किस तरह के संबंधों की आकांक्षा थी उसके मन में। कुछ खाने को लोगी? नहीं, सिर्फ कॉफ़ी। मैंने ऑर्डर दे दिया। मैंने देखा कि वह सिर झुकाए बैठी थी। चुप क्यों हो? मैंने कुरेदा। कुछ नहीं बोली। उस सस्ती सी जगह का एक खास प्रभाव था। मैंने फिर लौटकर अपने यूनिवर्सिटी के दिनों में आ गया था। फिलहाल मेरे साथ एक लड़की भी थी जिस पर और लोग रश्क भी करते थे, पर लोग वहाँ नहीं थे, नहीं आते होंगे। अब तक एक और जोड़ा आकर सीट पर बैठ गया था, हमसे पीछे एक मेज छोड़कर। वहाँ आने वाले जोड़ों में एक मूक समझौता था, एक दूसरे का मजाक किरकिरा न करने का। कुछ ऐसी ही बात वहाँ के वेयरे और मैनेजर के बारे में भी कही जा सकती थी। वे सब कुछ देखते समझते हुए भी सिर्फ अपने काम में व्यस्त दिखाते हुए घूमते थे। मुझे वहाँ काफ़ी पहले आना चाहिए था। क्या सोच रही हो? मैं सोचती हूँ अगर किसी ने देख लिया तो। धत तेरे की, मेरा ख्याल था कि वह कोई बड़ी बात सोच रही होगी। इतना पढ़ने लिखने के बाद भी, वह भी इस बड़े शहर में। शायद वह दबी दबी रही थी बचपन से ही। तो क्या होगा, कॉफ़ी ही तो पी रहे हैं। मेरे स्वर में थोड़ी नाराज़गी अपने आप आ गई थी। मैं अब कभी नहीं आऊँगी इस तरह। उसे एक गरम गरम गाली दे डालने की तबीयत हो आई मेरी। वह अहमक थी, आखिर केशव दास की औलाद थी। अगर वाकई केशव दास इधर आ निकले इस वक्त तो उसे खराब तो लगेगा ही। फिर उस जैसे औघड़ व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह चुप चला जाएगा, यह भी गलत था। वह सीट तक आएगा, मुझसे शायद ही कुछ कहे, रेशमा को एकदम उठ आने का हुक्म देगा।
यहाँ तक मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर उसने हमेशा की तरह यहाँ भी मुझे लथेड़ना शुरू किया या वह कुछ अनाप शनाप बका तो मैं ज़रूर उसके कारनामों का कीचड़ उसके मुंह पर थोप दूंगा। उसकी लड़की के सामने, सबके सामने अगर वह पराई स्त्री को छू सकता है तो मेरी इन छोकरियों के साथ तफरीह करने में क्या बुराई। यहाँ आकर मुझे लगा कि मेरा सींचने का ढंग स्वयं पुराना था। मैं ज़बरदस्ती रेशमा को कोस रहा था। कुछ क्षणों पहले यह भी कोफ्त हुई कि अच्छी खासी लड़की मेरे सामने थी और मैं केशव दास के बारे में सोच रहा था। तुम गलत सोचती हो, आखिर मैंने कहा। अब बच्ची नहीं हो, अपना भला बुरा समझती हो। अपनी ज़िंदगी खुद जीना कब शुरू करोगी? क्या जब बूढ़ी हो जाओगी तब? वह कुछ नहीं बोली, पर उसे बात चुभी थी। इतनी साधारण सी बात थी कि कुड़ियों की समझ में नहीं आती। मुझे हंसी आने को ही आई कि मैं किस बेवकूफ़ के साथ बैठा हूँ, पर शायद आदत बस ही औरतें ऐसी बातें करती हैं या वे कुछ ज़्यादा ही मासूम दिखने की कोशिश करती हैं। जिंदगी के मायने इस तरह घूमना ही तो नहीं, मैं कब कहता हूँ, लेकिन जो बच्चे बड़े होकर भी मम्मी डैडी की तरफ हर चीज़ के लिए ताकते हैं, उन्हें जानती हो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जानती हूँ क्या? मोरॉन। तुम वह तो नहीं बनना चाहती? नहीं, मैं इसलिए कह रही थी कि मैं कभी इस तरह किसी के साथ नहीं आई। एक और झूठ, नहीं आई तो इस रेस्तरां का नाम कैसे जानती हो? केशव दास किसी औरत के साथ यहाँ भले ही आया हो, अपने परिवार के साथ यहाँ कभी नहीं आया होगा। मेरा मन हुआ कह डालूं, पर वह बात रेशमा के अहम को ठेस पहुँचाती और फिलहाल मुझे काफ़ी सतर्कता से चलना था, ऐसा मैं महसूस कर रहा था। तो अच्छा हुआ आना शुरू कर दिया, जितनी जल्दी उतना ही अच्छा। अच्छा, आप मुझसे मिलने यहाँ क्यों आए? घर पर भी मिल सकते थे। इसलिए कि घर पर तुमसे बातें करने को नहीं मिलता। क्या बातें? करिए। कर तो रहा हूँ, बस हाँ कर रहा हूँ, करूँगा। ये बातें तो घर पर भी कर सकते थे, इसलिए तो कहता हूँ कि यहाँ बैठकर बातें करने में तुम्हें डरना नहीं चाहिए। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छा लगेगा।